देखिए कल हम लोगों ने इससे पहले परमाणुओं के बारे में बताया था कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्मतम कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, ये सारी बातें बताई थी। आज हम परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी लेंगे, इनके स्ट्रक्चर कैसे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले तो 3 लोग थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है 9th क्लास में। इसके ऊपर फिर आगे और भी लोग आए हैं, श्रोडिंगर वगैरह आए हैं, हम सिर्फ 9th क्लास की बात कर रहे हैं। तो 3 लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। इन्होंने 1904 के करीब में ये काम अपना किया। 1904 इन्होंने अपना विचार दिया, क्या कहा इन्होंने, कहा कि जो परमाणु होता है वो तरबूज के समान होता है। और परमाणु में 2 चीजें होती हैं। परमाणु में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जो कैसा कण है जिसके ऊपर कैसा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसे कह देते हैं ई नेगेटिव, ऐसे लिख देते हैं। और दूसरा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो तरबूज के शेप में इन्होंने बताया है, प्लम पुडिंग मॉडल का है। इन्होंने कहा कि जो आपका परमाणु है वो तरबूज के जैसा है, और तरबूज में किस तरीके से लाल रंग होता है, आपने देखा होगा लाल रंग का पूरा पार्ट होता है, उसमें सारा पार्ट कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और उसके अंदर ये लाल रंग का पार्ट क्या है, ये है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं, वो काले काले बीज जो धसे हुए हैं वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कोई भी परमाणु उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन, यानी कि परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो अगर ये उदासीन है, इसका मतलब है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। इस वजह से परमाणु कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। ये बात क्या हुई, ये बात हुई किसने कही थी, थॉमसन, जे थॉमसन थे साइंटिस्ट, उन्होंने कही। लेकिन ये बात अभी बहुत सारी चीजों से परे थी, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन के बारे में तो कोई बात ही नहीं थी। और इन्होंने सिर्फ ये इतना कह दिया कि ये बराबर ही रहेगा, उदासीन रहेगा। आगे एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड ने, देखिए यहाँ तक इसकी बात हो गई है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड साहब जो थे, उन्होंने सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा पार्टिकल का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। इन्हें बम्बार्डमेंट किया, इसका बमबारी करी अल्फा कणों की। किसके ऊपर, सोने की एक पतली परत के ऊपर, पट्टी, सोने की पतली परत। अब ये सोने की जितनी पतली थी, कितनी थी, इसकी शायद 10 की पावर -5 थिकनेस थी, बहुत ही पतली थी, ठीक है। 4 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, ये इतनी मोटी, 4 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, इतनी पतली। और ये इतनी पतली थी, इसमें लगभग 1000 एटम थे, 1000 एटम, यानी कि परमाणु, ठीक है। एक मिनट जाइए। तो ये कितनी पतली है, इसमें लगभग 1000 परमाणु है। मतलब इतनी पतली है कि आप 1000 परमाणु, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही पतली पत्ती है। इसके ऊपर इन्होंने क्या करा, अल्फा कणों की बमबारी करी, अल्फा कणों को इसके ऊपर डाला, ठीक है। और अल्फा कण होते क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा कण होते क्या है। ये असल में हीलियम जो होता है, हीलियम के नाभिक को, हीलियम का जो नाभिक होता है, ठीक है, हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण कहते हैं। इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी ये 2 प्रोटॉन के बराबर, इसके अंदर अल्फा कण में 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, यानी चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब इन्होंने इसके ऊपर बमबारी करी और यहाँ पे एक शीट लगा दी, एक फिल्म लगा दी, ताकि अल्फा कण जब उसके ऊपर पड़े तो चमके, ये पूरा प्रोसीजर था। एक ये पतली सी पत्ती लगाई, पीछे इसके एक और फिल्म लगा दी,
ये फिल्म कैसी थी, इसके ऊपर अगर अल्फा कण जाके टकराएंगे तो चमक पैदा होगी। तो इन्होंने जब यहाँ से अल्फा कण इसके ऊपर बमबारी करना शुरू करे तो पता चला कहीं चमक इसमें यहाँ पड़ रही, कहीं यहाँ पड़ रही, कभी यहाँ पड़ रही, कहीं यहाँ पड़ रही, इस तरीके की इन्होंने चमक देखी। इसका मतलब है कि इस पत्ती से पार करके कुछ अल्फा कण पहुंच रहे थे। समझ में आई बात या नहीं? ये पत्ती को पार कर रहे हैं, इसका मतलब है पत्ती में कहीं ना कहीं खोखला स्थान होगा। तब इन्होंने एक दिमाग में इमेज क्रिएट करी और ये पता लगा दिया इसी तरीके से कि जो आपका परमाणु है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये किस तरीके से अरेंज रहते हैं। कुछ अल्फा कण जो थे वो पीछे भी आए, कुछ अल्फा कण के पीछे वाली शीट के ऊपर यहाँ पे भी इन्हें दिखे। तो इसका मतलब है कि कुछ अल्फा कण यहाँ से टकरा के पीछे आ रहे होंगे, हम तो सारे आगे फेंक रहे हैं, आप कुछ पीछे भी रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि एक जो आपका परमाणु होता है, इस परमाणु के बीचों बीच में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बीचों बीच में होता है, जितना भी प्लस आवेश है वो बीचों बीच में होता है, और परमाणु का बाकी का एरिया खोखला और उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हैं। अब जो अल्फा कण यहाँ से गया था, ये जो अल्फा कण था, इसका हुआ क्या, अगर ये कण सीधा गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज था, प्लस का था, और ये जब यहाँ इसके नाभिक में जाके, जहाँ पे पूरा चार्ज सेंट्रलाइज होता है उसे हम कहते हैं परमाणु का नाभिक, जिसमें सारा का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, उसे हम क्या कह देंगे, नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर क्या मिलते हैं आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल जाते हैं। तो नाभिक से अगर ये प्लस प्लस टकराया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। ये क्या करते हैं, टकराएगा और टकरा के ये वापस आए, टकराएगा ही नहीं, ये वापस भेज दिया जाएगा। तो जब ये बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा 90 डिग्री पे ये मुड़ जाएगा, जब 90 डिग्री पे आएगा तो 180 मुड़ के वापस आ जाएगा। कुछ जो अल्फा कण यहाँ से जा रहे थे वो सीधे निकल रहे हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं वो सीधे निकल रहे हैं, लेकिन जो इसके पास से जा रहे हैं तो यहाँ से आएंगे, इस पे धक्का लगेगा, ये ऐसे निकल जाएगा। जो इसके पास से जाएंगे उस पे रिपल्शन फोर्स लगेगा ये, लेकिन जो दूर से जा रहे हैं वो सीधे निकल जाएंगे। समझ में आई बात है नहीं? इस तरह से इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या क्या बातें कही। इन्होंने इस तरीके से कहा कि अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग जो थे, मार्ग में धातु की पन्नी से निकलते समय कोई विचलन नहीं हुआ। पहली चीज जो देखिए, कोई विचलन नहीं हो रहा, ज्यादातर सीधे सीधे निकल रहे। धातु की जो पन्नी थी, ये धातु की पन्नी मान के चलो, इससे जब निकले तो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, खाली होता है, सभी तो सीधे निकल गए। दूसरी बात इन्होंने कही कि कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित यानी रिपेल होकर वापस आ जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेश एवं भारी कण होते हैं। ये देखिए वापस चले गए। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये बीच में धनावेश है और कुछ भारी कण हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि ऐसे कणों की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो रहा है बहुत कम होती है, अतः धनावेश एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा सा है। इसी को हमने नाभिक किया कहा है, और इस नाभिक का आकार इस परमाणु के आकार के तुलना में 10 की पावर 5 गुना कम होता है। समझ में आई बात है नहीं? यानी कि अगर इसका साइज जो है 10 की पावर 10 है तो इसका साइज 10 की पावर 5 ही रहेगा, इसके बाद 5 गुना कम है। किससे? परमाणु के आकार से। समझ में आई भी बात या नहीं? तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया परमाणु का, कि असल में परमाणु दिखता कैसा होगा। उस मॉडल को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि परमाणु नंबर 1 पॉइंट्स में लिखा गया है। मॉडल जब भी लिखते हैं वो एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये इधर है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में इन्होंने कहा, क्या कहा, परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन कण है। पहली बात क्या कही इन्होंने, परमाणु गोलाकार है, देखिए गोलाकार, अति सूक्ष्म है और कैसा है, विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है
उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। विद्युत उदासीन, एक दूसरे को उदासीन कर देना है। दूसरा पॉइंट कहते हैं परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में होता है। केंद्र में है, लिखा हुआ है धनावेश कहाँ है, उसके केंद्र में संचित होता है। और परमाणु के इस भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या का 10 की पावर 5वां भाग होती है। इसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की 10 की पावर -5वां भाग। समझ में आई बात या नहीं? इसके बाद कह रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट अब आएगा। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु के प्रोटॉन उसके नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में होते हैं। समझ में आई बात है नहीं? चौथा पॉइंट कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन पथों पर घूमते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन के कक्षाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कक्षाएं कहते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और ये सर्कुलर होते हैं, गोल गोल कक्षाएं होंगी, ठीक। अगली बात कह रहे हैं, पांचवा पॉइंट, परमाणु का नाभिक यानी कि जो धन आवेशित है परमाणु के इलेक्ट्रॉन को जो कि ऋण आवेशित है अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इसके घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आप लोग जो हैं कभी पानी को किसी बॉटल पे भर के और उसे घुमाइए। जब पानी को बॉटल में भर के घुमाएंगे तो जब तेजी से घुमाएंगे तो पानी नीचे नहीं आता है, देखा होगा ऊपर ही चिपका हुआ चल रहा होता है। ऐसा लगता है चिपक गया पानी बोतल के कोने से, वो चिपका हुआ चल रहा है। क्यों चिपक रहा है भाई? जब बोतल उल्टी होके ऐसे आ गई तो पानी नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन जब आप तेजी से घुमा रहे होते हैं, धीमे धीमे करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन जब तेजी से घुमाते हैं तो क्या होता है, बोतल में पानी ऊपर का ऊपर ही रहता है और वो ऐसे ही एक ही जगह पे स्थिर रहता है। क्यों हो रहा है ऐसा? जब आप पानी की बोतल को घुमा रहे हैं तेजी से तो उस पे एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। एक तो सेंटर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ आना चाह रहा है, और एक बाहर की तरफ बल रहता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रण बल, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के अंदर नहीं धसी जा रही है। सोचिए सूरज के चारों ओर घूम रही है, सूरज के अंदर घुस जाना चाहिए भाई, आकर्षण बल तो हो ही रहा है, घुस जाना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस पर एक अपकेंद्रण बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसी अपकेंद्र बल की वजह से संतुलन में रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन, अंदर नहीं घुस रहे हैं। मतलब वैसे तो बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि ये इसको खींच रहा है भाई, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला जाता है, नेगेटिव वाला का वैसे खींच रहा है। ये क्यों नहीं अंदर आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक बाहर की तरफ एक अपकेंद्र बल लग रहा है। अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इंग्लिश में से कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, या अपकेंद्र बल। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये सारी बातें 5 पॉइंट किसके थे? रदरफोर्ड के मॉडल के थे। अब लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। रदरफोर्ड साहब ने कह दिया कि जो आपके ये कक्षाएं हैं ये बहुत सारी हो सकती हैं इसके आसपास, लेकिन ये इस बात को तो बता ही नहीं पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहे हैं, ये तो बताया नहीं इन्होंने। तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने ये बताया नहीं कि इसमें न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है। इन्होंने कह दिया भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन बीच में रहते हैं और न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन आसपास कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने कुछ और बातें इसमें बताई कि हाँ ये बात सही है, तो वो वाला मॉडल बेकार हो गया, ये वाला मॉडल नया आ गया। लेकिन अब एक और समस्या आई। अगली समस्या ये आ गई, कहने लगे कि साहब ये तो बता दिया इलेक्ट्रॉन घूम रहे कक्षाओं में, कौन सी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये तो बताया नहीं आपने। दूसरी बात एक और कही कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसकी कितनी गतिज ऊर्जा है इसमें, ये भी आप नहीं बता रहे हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे उसमें ऊर्जा कम होगी, जो इलेक्ट्रॉन दूर की कक्षाओं में उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। अब मसला ये आ गया कि अगर ऊर्जा ज्यादा है तो समझिए क्या होगा। ऊर्जा यहाँ ज्यादा है, बाहर ये कक्षा में घूम रहा है मान लो इलेक्ट्रॉन, तो ये जब चलेगा तो इसकी यहाँ एक बल लग रहा है ना, इस बल को कम करने के लिए ये चल भी रहा है और इस बल को विपरीत दिशा में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तब तो बैलेंस है। लेकिन एक इस बल की वजह से, इसके फोर्स की वजह से इसके चार्ज में थोड़ी कमी आएगी, तो इसकी ऊर्जा में ह्रास होएगा, कमी आएगी।
चलने की वजह से चल भी तो रहा है। तो ऊर्जा में कमी की वजह से क्या होगा, ये जितना दूर होगा उतना बड़ा पथ, जब जब ऊर्जा कम होती जाएगी इसका पथ उतना ही छोटा होता जाएगा, और छोटे होते 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 एक टाइम आएगा कि ये इसके अंदर गिर जाएगा। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तो मिलते ही मिलते हैं, तो इसका मतलब ये अंदर तो जाता नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी जो बातें थी यहाँ तक की, उनसे तो बात यही सिद्ध हो रही है कि भाई साहब ये तो अंदर चला जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं होता है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस वजह से इनका मॉडल भी बेकार हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस मॉडल ने हमें इतना तो ज्ञान दे दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरीके से हैं। अब बोर साहब आए, बोर साहब ने अपना परमाणु मॉडल दिया और इन्होंने जो कुछ भी कमियां थी उनको इसमें पूरा कर दिया, मॉडल कंप्लीट। मतलब तुम्हारी वाली कमियों को हम पूरा कर देंगे तो हमारा मॉडल। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ रहते हैं, सारा मास जो है वो यहाँ है, द्रव्यमान पूरा यहाँ है। वो कौन सी जगह है, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में रहेंगे, कक्षाएं बहुत हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन लेकिन एक निश्चित कक्षा में बिना ऊर्जा को खत्म किए चलता है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में, और इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल कह दिया। इन कक्षाओं का दूसरा नाम क्या रखा, एनर्जी लेवल। ठीक है, ये ऊर्जा के तुम्हारे स्तर थे, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल हो गए। ठीक, समझ में आ गई बात है नहीं? तो अलग अलग एनर्जी लेवलों पे हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, यानी यहाँ सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। और ये अपनी ऊर्जा को बिना खर्च करे एक ही कक्षा में लगातार घूम सकता है। कितनी ऊर्जा होती है, NH/2π कितनी ऊर्जा होती है, NH/2π कितनी ऊर्जा होती है। जहां N क्या है, N है नंबर ऑफ शेल, ये ऑर्बिट्स की नंबर है कि किस शेल के अंदर है, किस कक्षा में है उसका नंबर। और इन कक्षाओं के नंबर यहाँ पे इन्होंने दिए अलग अलग। जैसे पहली कक्षा को कहा K, ये पहली है K के लिए क्या हो जाएगा, N = 1। फिर दूसरी कक्षा को कह दिया L, इसके लिए क्या कर दिया, N = 2। फिर M, KLM, M के लिए N = 3 और KLMN, अगली कक्षा क्या होगी, N के लिए N = 4। इस तरीके से इन्होंने KLMN कक्षाओं के नाम, NOPQR जितने ज्यादा होंगे। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, ये भी तो एक समस्या आई कि किसी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। तो 2n⁻² होती है, 2n⁻², इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किसी एक कक्षा में। किसी एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2n⁻²। जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फॉर्मूला लगाओ, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आया, 2n है, 2 × 1⁻², 1⁻² होता है 1 × 2 = 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। तीसरी में 18, चौथी में 32। यस, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये सारी बातें कौन सा बता गए, नील्स बोर। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आगे इसके ऊपर हम लोग बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे। फिलहाल में हम इनकी 3 पॉइंट पढ़ के आपको बता देते हैं जो इनका मॉडल है, जो आपको लिखना है। पहली बात इन्होंने करी कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं संभव है, वृत्तीय कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संभव है। उसके बाद कह रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉनों के कोश कहते हैं, शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के शेल कह देते हैं। ठीक है, कोश या कक्षा, शेल या ऑर्बिट एक ही चीज है, इसे आप ऑर्बिट भी कह दीजिए या इसे शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, शेल। फिर दूसरा पॉइंट कहते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति और स्थिति के कारण ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा
रहती है हर इलेक्ट्रॉन में, चाहे गति होगी चाहे स्थिति होगी, स्थिति की वजह से स्थितिज ऊर्जा और गति की वजह से गतिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं रहती हैं। किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। और कितनी ऊर्जा होगी? NH/2π, जहाँ H क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है, ये हम लोग आगे बात करेंगे 11-12 में। तो फिलहाल आप इतना समझिए NH/2π होता है। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। स्थायी कक्षाओं में, अपनी कक्षाओं में जहाँ घूम रहे हैं वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है, लॉस कतई नहीं होता है। समझ में आ गई बात या नहीं? इस पॉइंट को समझ गए? इस तरह से हमारा परमाणु की संरचना समझ में आ गई कि संरचना ये होती है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमते हैं, क्या काम करते हैं, ये बातें हमें समझ में आ गई। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दे। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे।